सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि हम लोगों ने कल के लाइव सेशन में डिस्कशन करा था कि मंडे से शाम के 6:30 पर डे हम लोग जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज का श्री गणेश करेंगे। तो बिल्कुल आज है आपका मंडे और शाम का 6:30 बज चुका है और हम लोग श्री गणेश करने वाले हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण 1000 MCQ की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन होगा वो हम लोगों का PYQ, NCERT एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज मतलब सारे का मिश्रण होगा, ताकि मेरे मित्र जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको ये लगे कि हाँ हम एग्जाम हॉल में बैठ करके क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं या फिर सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये आज जो आपका क्लास है ये आपकी इस सीरीज का पहला क्लास होगा और इन सभी सीरीज के इसके जो भी लेक्चर्स होंगे उनके सर MCQ का सॉल्यूशन सहित PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से जाकर के PDF को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले आप सबों को एक छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि आप में से कई छात्र लगातार कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपसे हमें पढ़ना है, आपका कोर्स कहाँ पे मिलेगा, आप कहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र जो भी कोर्सेज हैं वे सभी द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर चलता है। और अगर आप आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा जैसे कि RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3, RPF SI और कांस्टेबल, RRB ग्रुप डी, NTPC JE के लिए साइंस को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा इस साइंस स्पेशल लाइव फाउंडेशन बैच में। ध्यान में रखिएगा, अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहेगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों बैच। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस ये चारों कंप्लीट कराया जाएगा, बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और सभी चीजें सर अकॉर्डिंग टू NCERT होगी और साथ में मेरे मित्र न्यूमेरिकल आपका इंक्लूड होगा। और अगर आपको इस बैच से संबंधित अन्य जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके सर अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल जो हम लोग का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को प्लस 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? पहला ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी सॉल्व करना पड़ेगा। अब कई सारे छात्र तो यहाँ पे टेकल कर लेंगे और कई सारे छात्रों को लगेगा कि ये बनेगा कैसे, जबकि मेरे मित्र जब भी न्यूमेरिकल सवाल आपको देखने को मिले तो आप हमेशा प्रयास कीजिए कि जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उसको पहले हम एक जगह कलेक्ट कर लें और फिर हम अपना माइंड अप्लाई करें अपने पीछे के कंसेप्ट के अनुसार कि इस पे फॉर्मूला क्या लगना है। अगर आप सवाल को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ऑप्टिक्स से संबंधित सवाल है, बिल्कुल है। कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वस्तु को 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आप सभी कहेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे 6 सेंटीमीटर व्यास वाली वस्तु कहा जा रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है? आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। साथ में जिस लेंस की बात की जा रही है उस लेंस की क्षमता कितनी है? गुरुजी प्लस 5 डायोप्टर। और साथ में क्या कहा जा रहा है कि लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कोई भी लेंस होगा तो वस्तु दूरी तो हम लोग कहेंगे निगेटिव ही लेंगे। कितना है सर? 10 सेंटीमीटर। अब मेरे मित्र आपसे यह पूछा जा रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा, मतलब सीधे सीधे आपसे यह कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HI, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। आप सबों को मालूम है कि गुरुजी जब हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करने की बात करते हैं तो हमारा माइंड सीधे सीधे कहां दौड़ता है? आप कहते हैं सर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला पर दौड़ता है। और लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आप कहते हैं सर V/U होता है और ये V/U HI/HO के बराबर होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब ये फॉर्मूला हम यहां पे लिख दिए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो तो सर 30% यहीं पे सॉल्व हो गया। अब हमें अगर V/U इक्वल टू HI/HO में संबंध बताना है तो हमें सर प्रतिबिंब दूरी यानी कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है पहले यह पता करना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि सर वस्तु दूरी तो दिया हुआ है लेकिन प्रतिबिंब दूरी आपके पास नहीं है तो HI/HO में रिलेशन मैग्निफिकेशन के साथ कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, पहले हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि जो V है यानी कि प्रतिबिंब दूरी है वो कितना है। लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है सर? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस
1/f=1/v-1/u होता है। चला मिरर के लिए प्लस होता है। याद रखेंगे कि यहां पे 1 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहां पे प्रतिबिंब दूरी निकालने से पहले भी हमें क्या निकालना होगा, फोकस दूरी। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी में जब भी हम लेंस सूत्र की बात करेंगे तो 1/f=1/v-1/u कहेंगे। तो यहां पे आप P = 1/f तो सभी लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता जो है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो सर 5 = 1/f हो जाएगा और 5 = 1 और f = 1/5 हो जाएगा और ये आपका 0.2 मीटर होगा। याद रखिए कि सभी वैल्यू यहां पे आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं, वस्तु दूरी और सर आपका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ऑप्शन भी आपको सेंटीमीटर में है। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, ये जो हमारा फोकस दूरी है वो 0.2 मीटर है, वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए अब आपका ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि चूंकि लेंस की जो क्षमता दी हुई है प्लस में दी हुई है, इसीलिए लेंस हमारा उत्तल है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। अब आइए सर लेंस फॉर्मूला पे, 1/f की जगह क्या होगा, 1/20 होगा। अब आप कहेंगे सर 1/v तो हमें निकालना है, माइनस ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर -10 हो जाएगा। मेरे मित्र 1/20 और ये माइनस माइनस प्लस होगा और फिर इधर आएगा तो आप कहेंगे सर फिर से माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। 20 और 10 का एलसीएम क्या होगा, आप सभी कहेंगे 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो गुरुजी 20 ही होगा। 1 - 2 इक्वल टू 1/v और -1/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। और चला जी आप सभी कहेंगे गुरुजी v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी डाटा चाहिए था मेरे मित्र आपके पास पर्याप्त है। प्रतिबिंब दूरी आप कहेंगे -20 सेंटीमीटर और साथ में वस्तु दूरी -10 सेंटीमीटर, HO 6 सेंटीमीटर, HI आपको निकालना है। क्या नहीं निकलेगा, आप कहेंगे गुरुजी सब का राममान यहां पे लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि चूंकि v/u इक्वल टू HI/HO, इसीलिए v आपका कितना है, आप कहेंगे सर v जो है वो हमारा -20 सेंटीमीटर है, u कितना है आप कहेंगे -10, HI हमें निकालना है, HO कितना है 6 सेंटीमीटर, चला 10 दूना 20 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कटेगा, HI क्या हो गया आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर। तो आप बता दीजिए कि जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को प्लस 5D की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे भाई जब भी आपको न्यूमेरिकल सवाल इस तरह का दिखे तो इसका सबसे खतरनाक तरीका यही है सॉल्व करने का कि जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले आप लिख लो, डाटा के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको क्या निकालना है और फॉर्मूला क्या लगेगा। अगर कुछ और जरूरी होगा तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चीजें आप आसानी से कर लेंगे। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए तो मेरे मित्र फॉर्मूला हर एक चैप्टर का आपके जुबान पे होना ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप बैठ करके सोच पाओ कि अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, वहां पे आपको क्विक डिसीजन लेना होगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला पे पकड़ जरूर बनाइएगा। बहरहाल अगला सवाल देख लीजिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। दूसरा है कि उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। तीसरा है क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित सवाल पूछा जाए या न्यूलैंड के आवर्त सारणी से संबंधित सवाल पूछा जाए, आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उसके कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। और मेरे मित्र जब भी हम चर्चा करते हैं पीटी की यानी कि पीरियोडिक टेबल की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पीरियोडिक टेबल को बनाने में किसी एक वैज्ञानिक का योगदान नहीं रहा है। पीरियोडिक टेबल को बनाने में किसी एक वैज्ञानिक का योगदान नहीं रहा है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग रोल प्ले करा है। और अगर हम बात करते हैं शुरुआती दौर में के 3 प्रमुख वैज्ञानिक की, तो उसमें से हम लोग कहते हैं कि सर सबसे पहला प्रयास डोब्राइनर के द्वारा किया गया था, उसके बाद न्यूलैंड के द्वारा, और न्यूलैंड के प्रयास से प्रेरित होकर के मेंडलीव साहब ने क्या करा, तो सर तत्वों के गुणों के आधार पर सबसे पहले तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में सजाने का प्रयास करा। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल की खोज है, पीरियोडिक टेबल की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, आप सभी ध्यान में रखेंगे मेंडलीव के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त
आवर्त और वर्ग में किसके द्वारा सजाया गया? आप कहेंगे गुरुजी मेंडलीफ के द्वारा सजाया गया था। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंडलीफ आवर्त सारणी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो वो जो था वो किस पे आधारित था? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पे आधारित था? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। साथ में मेरे मित्र मेंडलीफ ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों के लिए क्या दिया था? आवर्त नियम दिया था। और साथ में सर मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो कुल तत्वों की संख्या थी, कुल एलिमेंट्स थी, वो कितनी थी? आप सभी कहेंगे गुरुजी 63 थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सर इसके आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग थे और सर 7 आवर्त थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। साथ में मेरे मित्र जब इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी तो सर मेंडलीफ के आवर्त सारणी के वक्त में नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ के समय सर नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। मेरे मित्र मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली जगह भी छोड़ा था, जहां पे उन्होंने सर ये बताया कि भविष्य में ऐसे तत्व खोजे जा सकते हैं जिसका प्रॉपर्टीज इस जगह से मैच करे। और बाद में चल करके मेरे मित्र आप सभी ने देखा कि वो तत्व मिले भी। लेकिन जो मेंडलीफ साहब ने आवर्त सारणी बनाया था उसमें इन्होंने कुछ त्रुटियां कर रखी थी। त्रुटियां क्या? कि पहला चीज तो मेंडलीफ साहब हाइड्रोजन के स्थान को फिक्स नहीं कर पाए। मेंडलीफ साहब जो है वो हाइड्रोजन के स्थान को फिक्स नहीं कर पाए, और न ही मेंडलीफ के आवर्त सारणी से सर जो समस्थानिक था उसका एक वैल्यूएबल जगह मिल रहा था। मतलब आप ये कह सकते हो कि मेंडलीफ आवर्त सारणी की अगर विशेषता थी तो सर उसकी कुछ अपनी दोष भी थी, और उस प्रमुख दोष में से एक ये है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की जगह को निश्चित नहीं किया गया। तो मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? और पहला ही है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। जबकि दूसरे में है कि उस समय तक उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। बिल्कुल मेरे मित्र नहीं हुई थी, और यह सही स्टेटमेंट है। और जैसा कि आपको मैंने बताया भी कि मेंडलीफ के समय नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। जब नोबेल गैस की खोज हुई मेरे मित्र उसके बाद मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में क्या करा? एक एक्स्ट्रा वर्ग जोड़ा, जिसको हम लोग 9वां वर्ग के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देंगे कि तीसरा है कि क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया क्षार करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। यह बात भी सही है। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, तो ये तो प्रमुख दोष के रूप में आपने देखा ही। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा, अगर आपसे कभी यह सवाल पूछ लिया जाए कि तत्वों के लिए सर्वप्रथम आवर्त नियम, तत्वों के लिए सर्वप्रथम आवर्त नियम यानी कि पीरियोडिक लॉ कह सकते हैं, आवर्त नियम किसने दिया? आप कहेंगे मेंडलीफ ने दिया। और मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में यह बताया कि तत्वों का जो गुण है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। और मेरे मित्र अगर पीरियोडिक टेबल की खोज पूछा जाए तो हम लोग इसको प्राचीन से समझते हैं। जब भी आधुनिक करके पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने करा? अगर मैं यहां पे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मॉडर्न पीटी की खोज की अगर बात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे कि मॉडर्न पीटी की खोज मोसले साहब ने करा था। किसने करा? मोसले साहब ने। और यह किस पे आधारित था? परमाणु संख्या पर आधारित था। किस पे आधारित था चला? परमाणु संख्या पर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल वर्ग कितने हैं? 18। टोटल आवर्त कितने? आप कहेंगे 7। आइए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है और X के पुनः क्रिस्टलकरण के फलस्वरूप यौगिक Y बनता है। क्रमशः यौगिकों X और Y का चयन कीजिए। मेरे मित्र यहां पे आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म किया जा रहा है। अब जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जा रहा है तो मेरे मित्र यौगिक X बन रहा है, और जब X को पुनः क्रिस्टलाइजेशन किया जा रहा है यानी कि इसका क्रिस्टलन किया जा रहा है तो उसके फलस्वरूप कोई यौगिक Y बन रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये यौगिक X और Y क्या है? ये यौगिक X और Y क्या है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? भाई मेरे बहुत ही सरल सा चीज है। अगर आपने थोड़ा सा भी कंसेप्ट पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में तो आपको ये चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 क्या किया जा रहा है सर? इसको गर्म किया जा रहा है।
अब बेकिंग सोडा को मेरे मित्र जब हम लोग गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, Na2CO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, और इसी को वॉशिंग सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ध्यान देंगे कि सर साथ में CO2 और H2O गैस रिलीज होगी। सर CO2 Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर का निर्माण होगा। अब ये जो आपका यौगिक बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं चला, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब क्रिस्टलन कहा जा रहा है, मतलब क्या कि सर इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जा रहा है। तो जब Na2CO3 के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं प्लस 10 H2O, तो मेरे मित्र किसका निर्माण होता है, Na2CO3 10H2O का निर्माण होता है, और इसको क्या कहते हैं, आप कहते हैं गुरुजी इसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है और X के पुनः क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप यौगिक Y बनता है, क्रमशः यौगिक X और Y का चयन कीजिए। आप कहेंगे X सोडियम कार्बोनेट और Y क्या है हमारा, धोवन सोडा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मेरे भाई आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलेंगे, तो चला NaHCO3 को ही हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और धोवन सोडा तो आप देख ही लिए, Na2CO3 10H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पे भी है, सेम चीज, ब्लीचिंग पाउडर। तो परेशान मत होइएगा, क्या कहिएगा, CaOCl2, क्या पढ़ते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे CaOCl2 होता है। बाद बाकी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसी को सोडा एस भी कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर तो आप कहेंगे सर फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फिनोलेप्थिलीन, बेनेडिक्ट विलियन, लिटमस विलियन, आयोडीन विलियन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, स्टार्च की बात की जा रही है। स्टार्च, इसी को हम लोग क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में, आप कहते हैं सर मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। क्या है, आप सभी कहेंगे सर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार का क्या है चला, ये कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पौधे के द्वारा जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है वो उतना उपयोग कर लेते हैं, और जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है मेरे मित्र, उसको पौधा क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो पौधे के द्वारा बचे हुए ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर किया जाता है, मंड के रूप में स्टोर किया जाता है, जो कि क्या है, आप कहेंगे सर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब मेरे मित्र किसी भी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच के लिए, या आप कह सकते हो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए, हम लोग किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, आप कहेंगे आयोडीन विलियन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी भोज्य पदार्थ पर आयोडीन विलियन डालने से भोज्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, या फिर स्टार्च जो है वो उपस्थित है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की टेस्ट की बात करते हैं, तो भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच के लिए, भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच के लिए हम लोग सर NaOH, कास्टिक सोडा, NaOH, इसको क्या पढ़ते हैं चला, कास्टिक सोडा, NaOH एवं जो आपका कॉपर सल्फेट विलियन होता है, NaOH और कॉपर सल्फेट विलियन का उपयोग किया जाता है। यह चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे जो फिनोलेप्थिलीन है ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ये एसिड बेस इंडिकेटर होगा, बोले तो अम्ल क्षार सूचक होगा। क्या होगा, एसिड बेस इंडिकेटर, बोले तो अम्ल क्षार सूचक होगा। अब ये बेनेडिक्ट विलियन है, तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि ग्लूकोज की मात्रा जांचने के लिए सर किसी सैंपल वगैरह से, जैसे यूरिन वगैरह में ग्लूकोज की मात्रा को जांचने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। और लिटमस सॉल्यूशन भी किसके तरह कार्य करेगा, आप कहेंगे सर जी एसिड बेस एंड इंडिकेटर के तरह कार्य करेगा, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर के तरह कार्य करेगा, ठीक है। अब मेरे मित्र आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सरल सा पूछा जा रहा है कि वाट्स डैश के कारण होता है।
अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये वाट्स क्या होता है? मेरे मित्र इसी को हम लोग मस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्सा कहते हैं। और ये क्या है? तो सर एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एसटीडी कहते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो चला याद रखिएगा कि अगर हम एसटीडी की बात करते हैं तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं ये या तो जीवाणु से हो सकते हैं या फिर विषाणु से हो सकते हैं। या तो सर बैक्टीरियल इंफेक्शन के चलते हो सकते हैं या फिर वायरल इंफेक्शन के चलते हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो सर विषाणु के चलते हो सकते हैं। मेरे मित्र जीवाणु के चलते जो आपका एसटीडी होता है उसमें कौन आ जाता है? गोनेरिया आ जाता है। साथ में कौन आ जाता है? सर सिफिलिस आ जाता है। और अगर विषाणु की बात करते हैं तो मेरे मित्र जो मस्सा है जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? वाट्स। और साथ में जो एचआईवी एड्स है ये किसके चलते होता है? सर विषाणु यानी कि वायरस के चलते होता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि वाट्स डैश के कारण होता है, आप सभी कहेंगे विषाणु के कारण हो जाता है। अगर अब आपसे सवाल करा जाए कि गोनेरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आप कहेंगे जीवाणु के चलते होता है। सिफिलिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आप कहेंगे जीवाणु के चलते होता है। गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा और एचआईवी एड्स किस प्रकार के रोग हैं? आप कहेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि आप ये कह सकते हो एक प्रकार का एसटीडी रोग है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा और इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? ये चीज आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी राम ने जो बल्ब खरीदा है 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला, इसका मतलब यह हुआ कि जो बल्ब है वो 220 वोल्ट के विभवांतर पर कितनी शक्ति खर्च करेगा? 50 वाट खर्च करेगा। अब मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा? आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग P इक्वल टू फॉर्मूला कहते हैं तो क्या कहते हैं? गुरुजी V स्क्वायर बटा R होता है। और हमारे क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है 220 और यहां पे पावर भी दिया हुआ है सर 50 वाट। और चला आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा? बताइए ना बनेगा। आप कहिएगा सर हेने सोने गुना करेंगे बन जाएगा। मेरे मित्र वही करना है। क्या कहोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद V स्क्वायर इक्वल टू P इंटू R हो जाएगा। बिल्कुल। तो R इक्वल टू V स्क्वायर बटा P ना हो जाएगा। चला V स्क्वायर मतलब 220 गुना 220 बटा 50 वाट। चला ये इसको कैंसिल करेगा, क्या हो जाएगा? आप सभी ओहो नहीं 50 और यहां पे 220 है। चला तो ये जीरो कैंसिल और 44 पंचे क्या हो जाएगा? 244 और 22 को गुना करोगे तो 968 ओम आ जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? पहला ऑप्शन है विसरण, वाष्पन, गैसों का संपीड़न, वाष्पन, गैसों का संपीड़न, विलेयता, वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार, वाष्पन, विलेयता, विसरण, गैसों का संपीड़न। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको यह बताना है कि इन सभी में कौन सा ऐसा घटना है जो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग विसरण की बात करते तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर गैसों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन होना विसरण कहलाता है। वाष्पन आप कहते हैं कि गुरुजी एक प्रक्रिया है जो कि एक सतही घटना के रूप में जानी जाती है और किसी भी तापमान पर संभव हो सकती है। जनरली सर वाष्पन जो है वो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ताप बढ़ेगी तो वाष्पन बढ़ जाएगा। और विसरण भी मेरे मित्र अगर आप अगरबत्ती को जलाते हो किसी कहीं दूर तो आप क्या देखते हो कि सर दूर से ही हमें उसका महक आना शुरू हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि विसरण हो या वाष्पन हो, विसरण हो या वाष्पन हो, इस दोनों में जब ताप बढ़ाया जाएगा तो मेरे मित्र जो इसका वेग होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो गैसों के संपीड़न की बात की जा रही है तो संपीड़न का मतलब होता है गैस को दबाना। और मेरे मित्र किसी भी गैस को दबाने के बाद क्या होता है? मतलब उच्च प्रेशर मतलब उच्च दाब पर क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं। तो गैसों का संपीड़न दाब के चलते होता है, जबकि पूछा जा रहा है ताप के चलते। तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन नहीं होगा।
अब यहां पे है कि सर वाष्पन, गैसों का संपीड़न, तो आप कहेंगे सर बाकी कुछ देखना ही नहीं है, गैसों का संपीड़न यहां भी शामिल कर दिया, तो ये नहीं होगा। तीसरा है वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वाष्पन और विसरण, तो ये तो आपका ताप बढ़ने से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स को गर्म किया जाए तो उसके जो कण होते हैं वो और अधिक हीट एनर्जी पाकर के अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं और बहुत तेजी से आपस में, मतलब बहुत तेजी से चारों ओर फैलना शुरू कर देते हैं। तो गैसों का चारों ओर फैलना गैसों का प्रसार कहलाता है, और ताप बढ़ने से गैस का प्रसार क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मेरे मित्र वाष्पन की प्रक्रिया भी ताप बढ़ाने से बढ़ेगी, विसरण भी बढ़ेगी, गैसों का प्रसार भी बढ़ेगा। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तीनों ही ताप बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा। आप कहेंगे कि गुरुजी सब बात तो सही है, लेकिन ये विलयता का मतलब क्या होता है? चला, विलयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। विलयता का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। और आप सभी ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि सर प्रति 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे लिख लेंगे कि प्रति 100 ग्राम विलायक में, प्रति 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा, घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा विलयता कहलाती है। क्या कहलाती है, आप सभी याद रखेंगे सर, विलयता कहलाती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु में नाभिक, परमाणुीय द्रव्यमान, क्या होगा इसका आंसर? आपसे कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, मेरे मित्र इसी को रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या करा था, तो सर रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट करवाया था। इन्होंने क्या देखा कि कुछ प्रकाश की किरणें जो है, जो अल्फा रे से सर निकल रही थी, वो सर उस गोल्ड फॉइल को आसानी से पार कर गई। कुछ किरणें सर कुछ एंगल के साथ डेविएट होकर के पार की, कुछ किरणें जो है वो कुछ और एंगल के साथ पास हुई, और मतलब कह सकते हो कि 10,000 12,000 में से कोई एक किरणें जो है वो क्या हुई सर, लौट करके सर मुड़ गई, यानी कि पीछे की ओर आ गई। तो यहां पे रदरफोर्ड साहब ने बताया कि इस पूरे जगह में यहां पे कुछ तो है, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये बताया कि कोई भी जो परमाणु होता है उसके केंद्र में उसका पूरा द्रव्यमान होता है, और वो द्रव्यमान जो है नाभिकीय आवेश के रूप में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, परमाणु का नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक की खोज किसके द्वारा हुई, मेरे मित्र रदरफोर्ड के अल्फा कण स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा सर, परमाणु में नाभिक होगा। मेरे मित्र याद रखेंगे कि रदरफोर्ड को आपको सर जो आपका परमाणविक भौतिकी है, या आप कह सकते हो नाभिकीय भौतिकी है, उसका जनक भी माना जाता है। तो कई बार आपसे यह सवाल कर लिया जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किसे माना जाता है, रदरफोर्ड को माना जाता है। किसे माना जाता है, रदरफोर्ड को माना जाता है। मेरे मित्र इलेक्ट्रॉन की खोज आप सभी कहेंगे गुरुजी जे थॉमसन ने करा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करा, आप कहेंगे जे थॉमसन ने करा। और मेरे मित्र इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन कौन सा रे माना जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन कैथोड रे को माना जाता है। और मेरे मित्र प्रोटॉन की खोज किसने करा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करा। और इसका ओरिजिन किसे माना जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका ओरिजिन एनोड रे को माना जाता है। और एनोड रे को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल रे भी कहते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी परमाणुीय द्रव्यमान तो याद रखिएगा ए से रिप्रेजेंट करते हैं
फॉर्मूला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा जा रहा है कि गलत वाक्य को चुनिए। मृदु ऊतकों में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। मेरे मित्र ये बात तो सही है कि जितने भी पैरेन्काइमल टिश्यू होगा उन सभी में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़ा होता है, और यहां पे कहा जा रहा है कि अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये सर तो 100% सत्य है। याद रखिएगा कि दो कोशिकाओं के बीच को हम लोग क्या, दो कोशिकाओं के बीच गैप को क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतरकोशिक स्थान कहते हैं, और पेरेन्काइमा यानी कि मृदु ऊतक में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा है कि स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाओं के कोने अनियमित रूप से मोटे होते हैं। मेरे मित्र ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब आप स्थूल कोण ऊतक की बात करते हैं तो उसकी संरचना आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है, जो कि किनारे पर क्या होता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी मोटा होता है, किनारे पे क्या होता है, मोटा होता है। अब कहा जा रहा है कि शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभोज्योतक ऊतक अस्थायी ऊतक होते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? तो मेरे मित्र जब हम लोग बात करते हैं पादप ऊतक की, किसकी बात करते हैं, पादप ऊतक की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पादप ऊतक को सामान्यतः दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारा विभोज्योतक ऊतक होता है, पहला हमारा विभोज्योतक ऊतक होता है, और दूसरा हमारा अस्थायी ऊतक होता है। विभोज्योतक ऊतक वो होते हैं जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, और ये जनरली मेरे मित्र कहां पाए जाते हैं, पौधे के वृद्धि वाले इलाके में पाए जाते हैं। और विभोज्योतक ऊतक का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसका एग्जाम्पल हो जाता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी विभोज्योतक ऊतक का एग्जाम्पल हो जाता है। जबकि अस्थाई में सर दो भाग में डिवाइड हो जाता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल में आपका सर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा आ जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फोलेम आ जाता है। और तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभोज्योतक अस्थायी ऊतक होते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत है। चौथा है कि विभोज्योतक कोशिकाओं की प्रारंभिक अवस्था में राजधानियां नहीं होती है, बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहेंगे कि सर गलत वाक्य चुनना था, और गलत वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन या दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है, सदैव 1 से कम, सदैव 1 के बराबर, सदैव 1 से अधिक, 1 के बराबर अथवा कम। अब हमारे बहुत सारे मित्र हड़बड़ा गए होंगे कि गुरुजी ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। ये भाई यहां पे विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात पूछा जा रहा है, तो सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हो क्या कि सर हमसे पूछा जा रहा है कि विस्थापन बटा दूरी का वैल्यू क्या होगा, क्या यही पूछा जा रहा है आपसे? आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र आप हमें यह बताओ कि अगर हम आपसे यह कहते हैं कि यह बता दीजिए कि विस्थापन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर दो बिंदुओं के बीच सर निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में सूक्ष्मतम दूरी होती है, सूक्ष्मतम दूरी होती है। दो बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में सूक्ष्मतम दूरी विस्थापन होती है। जबकि मेरे मित्र अगर हम सीधे दूरी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर रास्ते का कुल लंबाई क्या कहलाता है? आप कहते हैं दूरी कहलाता है। अब ये याद रखिए कि अगर कोई वस्तु किसी एक ही दिशा में चल रहा है, निश्चित दिशा में, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बराबर होगी। अब जैसे कोई सीधा सड़क है चला और उस पर हम चल रहे हैं, तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों क्या होगी? आप कहेंगे सेम, क्योंकि जब हम सीधी सड़क कह रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और जैसे ही किसी भी मार्ग को मापने में डायरेक्शन हम ले लेंगे तो हम दूरी नहीं माप रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट माप रहे हैं, क्योंकि दूरी को बताने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो आप कहेंगे कि सर ये बात तो सही है कि जब हम किसी सीधी रेखा पर चलेंगे तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर होगी। लेकिन अगर मार्ग हमारा थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हुआ तो यह संभव है कि विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होगा? आप कहेंगे सर छोटा होगा। तो मेरे मित्र स्पेशल हिंट करके ये चीज आपको लिखना चाहिए, ये बात आपको लिखना चाहिए, ये बात आपको लिखना चाहिए पहला पॉइंट में कि दूरी कह रहे हैं, विस्थापन हमेशा
विस्थापन हमेशा हमेशा दूरी से, विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होगा, छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि जब सीधी रेखा में गमन की बात होगी, जब सीधी रेखा में गमन की बात होगी, यानी कि सर रोहन बाबू का ए टू बी जाना होगा, इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बराबर होगा। तो मेरे मित्र विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा। और साथ में क्या कहेंगे कि सर विस्थापन, विस्थापन एवं दूरी, विस्थापन एवं दूरी समान भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, हो सकता है। सर शर्त क्या है, शर्त क्या है कि सर जो गति है वो क्या होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चला ये बात लिख दिए तो अब क्लियर रहेगा। शर्त क्या है कि वस्तु रैखिक गति में होना चाहिए, तो रैखिक गति में वस्तु सीधी रेखा पर चलेगा, तो किसी एक निश्चित दिशा में गया तो आप कहेंगे सर विस्थापन और दूरी समान होगा। अब ये दो पॉइंट आपको ये बता रहा है कि विस्थापन और दूरी समान होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो सकता है। अगर हम सीधी रेखा में चल रहे हैं और विस्थापन भी हमने 50 मीटर कवर करा और मेरे मित्र हमने दूरी भी 50 मीटर, क्योंकि सीधी रेखा में चल रहे तो ऑलरेडी आप कहेंगे सर 50 मीटर का वैल्यू कितना, आप कहेंगे 1, यानी कि सर विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात 1 भी हो सकता है। और दूसरा आप कह रहे हो कि सर विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है, तो अगर विस्थापन हमारा 30 सेंटीमीटर है तो दूरी हमारा क्या होगा, मान लेते हैं सर 35 सेंटीमीटर। अब ये चला 30 है तो 29 तो दूरी नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि चूंकि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है और सर विस्थापन और दूरी के बराबर होता है, मतलब हमेशा नहीं, एक केस में, तो हम यह कहेंगे कि विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से कम होगा। तो मेरे मित्र पहले ऑप्शन में सदैव 1 से कम नहीं, सदैव 1 के बराबर नहीं, 1 से अधिक नहीं, सदैव 1 के बराबर अथवा कम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही सरल सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे छात्र यहां पे लटपटाएंगे, हेने से फॉर्मूला लगा के होने जाएंगे, होने से हेने आएंगे, जबकि पूरा कहानी का मर्म सर क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन। अब हमारे कोई ऐसे छात्र होंगे जो अच्छा मास 2 केजी है, अब वेग 4 मीटर पर सेकेंड, तो 0 से मान लेंगे 4 हो गया है, 0 से 4 कह देंगे कि सर 4 दूना 8, गलत हो जाएगा। चला, जब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस वस्तु की इसी वेग से, यहां पे नियत कह रहा है, तो मेरे मित्र अगर कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है तो उसके उस वेग को बनाए रखने के लिए कोई बल की जरूरत नहीं होती है, और इसीलिए आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि इसी वेग की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, कोई बल आवश्यक नहीं है, तो मेरे मित्र सही आंसर क्या होगा? 0 न्यूटन हो जाएगा। आप सभी को यह हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह बताया था कि अगर कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वो अपने एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए सर किसी बाह्य बल की जरूरत नहीं महसूस करती है। मतलब अगर कोई वस्तु एक समान गति में है तो एक समान गति में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु सर विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता भी है कोई भी वस्तु अपने एक समान गति अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और मेरे मित्र मेज भी आपका घर्षणहीन है, तो आप कहिएगा सर इसको रोकने वाला कौन है? घर्षणों था वो नहीं है, तो रोकने वाला कोई नहीं है, तो सर जो इसका वेग है वो लगातार बने रहेगा बिना इस पर कोई बल लगाए हुए। इसीलिए सही आंसर हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर 0 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 कि स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें कई आवृत्तियां होती है, केवल 2 आवृत्तियां होती है, जिसमें एकल आवृत्ति होती है, जिसको सुनना सदैव दुखद होता है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहां पे स्वर का अंग्रेजी जो है चिल्ला वो टोन लिख दिया है, ये गलत होगा। स्वर का अंग्रेजी जो है वो नोट होता है, और आप सभी ये याद रखना कि स्वर यानी कि नोट, स्वर यानी कि नोट
क्या होते हैं सर? अनेक आवृत्तियों का मिश्रण होता है। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे, टोन कहते हैं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क देकर के ध्यान रखिएगा कि एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं और कई आवृत्ति से मिश्रित ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? आप कहेंगे नोट यानी कि स्वर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है? मेरे मित्र, संभावना आपको बताना है। कहां हो? भीड़ भाड़ वाले इलाके में और कम हवादार घर में। तो आप क्या कहोगे कि जाहिर सी बात है सर कि बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। जैसे कि हम कॉमन कोल्ड की बात कर लें सर, सर्दी खांसी की, जुकाम की, कोई हवा में छींकता है और अगर आप उसके संपर्क में आ गए, लपेटा में बढ़िया से आ गए चला, तो आपको भी छींकनी होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपसे कहा जा रहा है कि छोटे से भीड़ भाड़ इलाके और कम हवादार घर में रह रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि सर ये संभावना है कि हमें वायुवाहित रोग यानी कि एयरबोर्न डिजीज हो जाए। कौन सा रोग हो जाए? एयरबोर्न डिजीज यानी कि वायुवाहित रोग हो जाए। जबकि अगर आप कैंसर की बात करेंगे तो इसमें जो कोशिकाएं होती है वो सर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। एड्स आप कहेंगे सर विषाणु से होता है। और मेरे मित्र हैजा की बात करोगे तो आप कहेंगे सर विब्रो कॉलेरा इसके लिए तो मौजूद ही रहता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्माशोषी प्रक्रम है? उष्माशोषी का मतलब क्या हुआ सर? उष्मा का शोषण होना। उष्मा का क्या होना चला? शोषण होना। आप क्या कहेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, पहला स्टेटमेंट है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अब इसका तनुकरण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि H2O मिक्स होगा। और मेरे मित्र जब हम लोग अम्ल और जल को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, आप कहेंगे सर ये किसी भी परिस्थिति में क्या होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। किसी भी परिस्थिति में क्या होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसिड और वाटर वहां पे मिलेगा एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा? हीट का उत्सर्जन यानी कि उष्मा का निष्कासन होगा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ड्राई आइस को जब हम गर्म करते हैं, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हुआ कि ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाए। तो जब हम लोग ठोस बर्फ को यानी कि शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं मेरे मित्र? जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस में बदल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बर्फ के ऊर्ध्वपातन के लिए हमें हीट चाहिए और हीट चाहिए तो इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे सर ये तो उष्माशोषी होगा। बिल्कुल उष्माशोषी है। जल वाष्प का संघनन, मेरे मित्र जल वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो सर जो वाटर ड्रॉपलेट, जो आपका वाटर वेपर होता है, जब उसको ठंडा किया जाता है तो मेरे मित्र वो वाटर ड्रॉपलेट्स जल की बूंदों में संघनित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में भी सर ठंडा हो रहा है, मतलब उष्मा का इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? उष्माक्षेपी। जबकि जल का वाष्पीकरण आप कहेंगे सर उष्माशोषी होगा, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए हमें थोड़ा ना थोड़ा सा हीट चाहिए ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ऑप्शन 2 है और 4 है ये क्या है? उष्माशोषी प्रक्रम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन किनके साथ मिश्रित किया जाता है? मेरे मित्र स्टेनलेस स्टील आयरन निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है। आप सभी इस चीज को ध्यान में रख लेना। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम। मेरे मित्र अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जन्म से पहले होता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। इस 3 और 4 का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जबकि आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम अलैंगिक विधि की बात करते हैं तो इसमें हमेशा किसकी जरूरत होती है? सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है। और मेरे मित्र इसमें कोई गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इसीलिए सर इसके उपरांत जो आपको जीव मिलता है उसमें आपको ज्यादा समानता देखने को मिलती है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल अगर हम आपको देना चाहें तो आप सबों को मालूम है कि जो अमीबा है ये क्या करता है? तो सर अपने शरीर को वृद्धि करके 2 भागों में तोड़ लेता है। तो सर जो ऑफ स्प्रिंग मिलता है इससे, इसके टुकड़ा होने से जो 2 आपको ऑफ स्प्रिंग मिलता है
उसमें आप क्या पाते हैं कि सर वो जस्ट लाइक अमीबा की तरह है जो कि पहले ही था, तो समानता है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट किया, तो सर सिंगल अमीबा, और इसमें कोई सर एस्पर्म और ओवम की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तो मेरे मित्र 1 और 2 आपका बिल्कुल ही सही है और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी देखते होंगे इस चीज को कि जब सूर्य निकल रहा होता है और जब सूर्य आपका अस्त हो रहा होता है तो उस वक्त आपको सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, सर लाल दिखाई पड़ता है। क्या है इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन ये है कि सर जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणों का सर एक बहुत ही कह सकते हो लंबे वायुमंडल में उसको मतलब गमन करना होता है, जिस वजह से सर उसमें जो मौजूद नीले रंग होते हैं उसका पूरा का पूरा प्रकीर्णन हो जाता है। बच आपका कौन सा जाता है सर, जो लाल रंग है वो, और इसीलिए हमें वो लाल रंग नजर आता है। कैसे होता है मेरे मित्र, गौर फरमाना कि अगर ये हमारा पृथ्वी है, अगर ये हमारा पृथ्वी है तो सूर्योदय इधर से होगा और सूर्यास्त इधर होगा चला। अब आपको मालूम है कि सर जैसे जैसे ये सूरज, अगर आप यहां पे हैं दोपहर के समय, जैसे जैसे सूरज क्या होगा सर आपके सर के ऊपर आएगा तो वो समय कौन सा होगा, दोपहर का होगा। और इस वक्त सूरज आपको कैसा दिखाई पड़ेगा गुरुजी, चमकीला दिखाई पड़ेगा और श्वेत दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस वक्त मेरे मित्र सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसका वायुमंडल में जो है सर लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती है, उसको सर आप तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आपका सूर्य से आ रही प्रकाश होती है उसको वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिस वजह से उसके अधिकांश रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम हो पाता है। इसीलिए आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या दिखाई पड़ता है, आप कहेंगे सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सीधा सा कारण क्या होगा, आप कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। विक्षेपण, तो प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की घटना प्रकाश का वन विक्षेपण कहलाता है। सर हीरा चमकता है किसके वजह से, आप कहेंगे सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन, तो आप कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते किसके वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब NH4NO3 को गर्म किया जाता है तब ये क्या बनाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ ही साथ मेरे मित्र H2O। ध्यान में रखेंगे कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं। अगर आप में से कोई भी छात्र जान रहे हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधी रह जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। अब हमारे बहुत सारे छात्र R = रो L/A, अब फिर रो को घुमा के उधर लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन तो पढ़ लो चला, कह रहे कि यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो सर और तार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोधकता होता है उस पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। सर चालक तार की प्रतिरोधकता केवल और केवल पदार्थ के प्रकृति और तापमान पर डिपेंड करती है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा कि सर प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी जबकि प्रतिरोध बदल जाएगा। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। परिपथ के प्रतिरोध, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर। मेरे मित्र प्रेरित विद्युत धारा की बात की जा रही है, इसकी खोज कैसे हुई,
सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से हुई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है कि अगर हम किसी कुंडली से क्या करते हैं, तो सर किसी मैग्नेट को मूव करवाते हैं, तो क्या होता है सर, इस दोनों के बीच में सापेक्षिक गति के चलते, इस दोनों के बीच में सर कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के चलते सर धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इसके द्वारा उत्पन्न जो धारा होती है वो क्या कहलाती है? प्रेरित धारा कहलाती है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। हमने बोला कि सर ये कुंडली और ये चुंबक है, अगर हम इसको मूव कराएंगे तो इसके बीच में सापेक्षिक गति होगी, तो जाहिर सी बात है कि सर जो चुंबकीय फ्लक्स होंगे उसमें परिवर्तन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में कि गुरुजी यहां पे जो प्रेरित ईएमएफ होगा, यहां पे जो प्रेरित ईएमएफ होगा वो चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। सापेक्षिक गति में जितना तेजी से घूमेगा मेरे मित्र, आपका जो वोल्टेज है उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे घूमना कम, वोल्टेज कम। जनरेटर देखे हो? बिल्कुल देखे हैं सर। जब वो आपका स्टार्ट होता है तो बल्ब पहले थोड़ा सा जलता है और फिर अचानक से उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है। जब बंद होता है तो वो पूरा अचानक से बंद नहीं हो जाती है, धीरे धीरे बंद होती है। क्यों? क्योंकि सर जो चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर होता है सर उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? ईएमएफ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ऐसे आप सबों से एक और सवाल है लास्ट में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करा, और साथ ही मेरे मित्र कमेंट करके यह भी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं हम आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।